हेलो। आज मैं ज़ेरा नाला दी होस्ट फॉर दी पॉडकास्ट इंटरव्यू। हमारी जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है वो बहुत यूनिक सेगमेंट है जिसमें हम जो है वो सक्सेस स्टोरीज़ दिखाते हैं। और आज हमारे बीच में एक ऐसे बहुत बढ़िया इंसान बैठे हैं जो कि क्रिकेट वर्ल्ड से है, पर उनका जो शुरुआत का फेज़ है, उनको क्रिकेट में किस तरह से इंटरेस्ट आया और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। जैसे कि हम बता रहे हैं मैदान टू एमसीए उनकी स्टोरी है। बट इसमें एक और चीज़ है जो हम हमारे ऑडियंस को हमेशा बताते हैं कि एजुकेशन इज़ मस्ट। तो इनकी एजुकेशन लाइफ से लेके इनकी मैदान की जर्नी से लेके एमसीए की जर्नी हम बताएंगे। सो वेलकम ऑन आवर शो शालम जी। थैंक यू। एंड हम इनके बारे में और एक चीज़ बताएंगे दैट ही इज़ अ एक्स जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एमसीए एंड राइट नाउ ही इज इन अ कूलिंग पीरियड। तो लेट्स स्टार्ट। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन आवर सेगमेंट? Yes. मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का 3 साल जॉइंट सेक्रेटरी था और ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन गॉट द कूलिंग पीरियड। अब कूलिंग पीरियड अक्टूबर में ख़त्म होगा, देन आई एम गोइंग टू फाइट फॉर द सेक्रेटरी पोस्ट। उस पर कोशिश करेंगे, जीतेंगे 101% उम्मीद है। और आपने जो जर्नी की बात कही, क्रिकेट जगत में किसी से भी आप पूछेंगी, एवरीबडी नोज़ कि मेरे अंकल ग्राउंड्समैन थे और मैं आज़ाद मैदान में एक शरबत बेचने वाले का लड़का था। और जितने भी लोग क्रिकेट से जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया, यहाँ तक पहुँचाया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी तक, इस सफ़र में उन सब लोगों ने मुझे मदद किया और मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे वहाँ तक पहुँचाया। बहुत अच्छी बात है शालम जी। हमने आपसे जब प्रीवियसली जब बातें की थी और मीटिंग्स की, तो आपने ये भी बताया था कि आपने एजुकेशन में बैचलर्स इन कॉमर्स किया है और वहाँ पे भी एल्फिंस्टन कॉलेज शायद आपने बताया था, वहाँ पे आपने काफ़ी कुछ लीडरशिप चीज़ें की थी, तो वो भी आप बताइए। ऐसा है कि मैं आज़ाद मैदान में रहता था, वहाँ से मतलब यूपी से जब मेरे डैड ने मुझे लाया तो मुंबई में एक बड़ा फेमस स्कूल है मारवाड़ी विद्यालय, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। आफ्टर स्कूलिंग फिर कॉलेज एल्फिस्टन कॉलेज में गया मैं। तो एल्फिस्टन में चूँकि हिंदी मीडियम से था तो अपने टाइप के दोस्तों को जमा किया। जमा करने के बाद शुरू से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, वहाँ पहले सीआर के इलेक्शन में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद करते करते वहाँ अलग अलग पदों पे आया और कॉलेजिंग हुई। कॉलेजिंग ख़त्म होने के बाद जब एमसीए में आया एज ए हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्टर, मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा भविष्य बन सकता है। उस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी आई नौकरी के लिए, कुछ लोग बोले बाहर गांव चले जाओ, तो किस्मत में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पे रूल करना लिखा था, इसलिए वहाँ आ गया। बिल्कुल। तो आपने ये भी बताया था कि वहाँ के जो मेन चेयरमैन थे उन्होंने आपको अप्रोच किया था, तो वो आपके लिए किस तरह का एक सेगमेंट रहा है, किस तरह का आपको फीलिंग आया था जब उन्होंने आपको ऑफ़र किया था कि आप आइए और वानखेड़े स्टेडियम, शायद आपने बताया था कि वानखेड़े स्टेडियम का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो कैसे लगा था? He is not chairman, he was the joint secretary of Mumbai Cricket अच्छा। Association AR Kudroli। when after the graduation जब मैं बैठा हुआ था आज़ाद मैदान में and as a joint secretary he is taking round of आज़ाद मैदान, then he asked me कि अरे आप चाचा के लड़के हो, क्या किया आपने? बोले ऐसे ग्रेजुएट किया हूँ। तो बोले ठीक है, कल जरा आप मुझे मिलने आइए एमसीए में। तो मेरा पहला टाइम था जब मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की दहलीज चढ़ा था और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप करना क्या चाहते हो, तो नौकरी करोगे? मैंने कहा नहीं। तो बोले ठीक है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का एक छोटा सा काम उन्होंने दिया आज़ाद मैदान में झाड़ू मारने का। बोले ये आप काम अगर कर लिए, इसमें कुछ प्रॉफिट कर लिए, देन मैं आपको और काम देते जाऊंगा। तो जब तक वो 3 साल पोस्ट पे थे उन्होंने कंटिन्यू मुझे काम देते गए और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। काम करते करते मुझे लगा एक दिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मैच का टिकट देख रहा था तो पीछे जॉइंट सेक्रेटरी की सिग्नेचर थी। तो मेरे दिल में आया कि एक दिन इसके पीछे मेरी भी सिग्नेचर होनी चाहिए। और फिर ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी कहें, उन्होंने वो दिन लाया कि आईपीएल से लेके हर टिकट के पीछे मेरी सिग्नेचर थी। अच्छा, तो आपका इसके पीछे विज़न, इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजी क्या रही है?
नहीं, बेसिकली मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो मेंबर्स ट्रस्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। उनको काम करने वाले लोग पसंद हैं और वो जात और इस पे विश्वास नहीं करते हैं। मैं जो भी इलेक्शन जीता हूँ अपने काम पे जीता हूँ। और अभी जब सेक्रेटरी लड़ने का मेरा विचार है तो मेरा प्लान है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि दुनिया में सबसे क्रिकेट में देखा जाए तो बड़ी एसोसिएशन है, हम लोग सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने वाली संस्था है वर्ल्ड में। जी। आज मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि उस समय 2 साल कोविड में गया और उसके बाद 6 महीना कोर्ट वोर्ट का झंझट था, उसमें चला गया, तो मैं बहुत सा काम नहीं कर पाया। इसलिए इस बार मेरे दिल में है कि मैं एज ए सेक्रेटरी लड़ूंगा। और मुझे जो आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, ये जो मैदान है जहाँ बच्चे खेलते हैं, आज जब मैं बिहार के अंडर 14 के लड़के वैभव सूर्यवंशी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुंबई का लड़का क्यों नहीं ऐसा कर सकता है। उसका प्रॉब्लम है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास अलाइड क्लास लोगों के लिए इंफ्रा है, बट आम बच्चों के लिए नहीं है। जैसे आज़ाद मैदान जो है वो गवर्नमेंट का है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास खुद का नहीं है। व्हेन आई वाज जॉइंट सेक्रेटरी, मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 37 स्पॉट मांगा था, टोटल 550 एकड़ ज़मीन। उसमें बहुत से लेटर्स आ रहे हैं, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट मेरा ऐसा है कि मानखुर्द में मुझे 37 एकड़ ज़मीन में 40 ग्राउंड बनानी है, जहां हमारे आम बच्चा जो क्रिकेट खेलता है, जैसे हमारी कॉर्पोरेट टूर्नामेंट होती है, स्कूल एंड कॉलेज टूर्नामेंट, वो प्रॉपर होए और ऐसी हो कि लोग कहते हैं मेरी जो ग्राउंड है नवी मुंबई रोड पाली पे, उस तरह की हो कि लोग डाई मार के कैच पकड़ सके, या एक लड़का रन ले रहा है तो डाई मार के क्रीज तक पहुंच जाए। वो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं करूंगा आने वाले 6 महीने में। अच्छा, और एक और चीज़ है, आज के कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में होती है, तो उसमें लीडरशिप का किस तरह से आप खुद को देखते हो एज ए लीडर? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में पॉलिटिकल लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, बट पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है वानखेड़े स्टेडियम की बाउंड्रीज के बाहर है। अंदर सब एक हैं और क्रिकेट के लिए सब एक हो जाते हैं। वहाँ ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना राष्ट्रवादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब मिलजुल कर लड़ते हैं, और जिसका जैसा टैलेंट है उसको वैसा अपने आप में समा के लेते हैं। आपने एमसीए मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन हारा, लेकिन कभी हार नहीं मानी, राइट? तो इसका अनुभव आप बताइए। नहीं, जब मैंने विलासराव देशमुख जी को मुंबई, मेरे का नाम है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में पॉलिटिशियन को मैंने लाया। विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले, ये चारों को मैंने लाया। मेरी वाइफ का नाम हटा के उस जगह पे उनको लाया, रिप्रेजेंट कराया। मेरा एक ही मकसद था कि पॉलिटिशियन आने से एसोसिएशन का भला होना चाहिए, एक, और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो टैलेंट को मानते हैं, राइट। और क्रिकेट में क्या है, ग्लैमर है, पैसा है, तो हर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होना चाहता है, राइट। और उसकी वजह से पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है और ज़्यादा बढ़ा है। बट उनका एक लेवल है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे कहाँ, क्योंकि उस पोस्ट को काम नहीं होता है। बट द ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी को बहुत काम होता है, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है, मेरा ये कहना है। और कल हम जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे तो आई सॉ के एक नॉर्मल इंसान आपके पास आए एंड ही वाज टेलिंग कि उनके बेटे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो हाउ वुड यू हेल्प अ नॉर्मल अ बॉय हु इज टैलेंटेड इन क्रिकेट? किस तरह से आप उनको हेल्प करोगे? नहीं, मैं पोस्ट पे रहूं या नहीं रहूं, रोज रास्ते में चलते हुए कम से कम एक 50-100 लोग तो मिलते हैं, उनकी दुख होता है मेरे बेटे को ये करना है, वो करना है। और आज का माहौल ऐसा है कि हर आदमी अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर ही समझता है, बट हमको क्या है, निगेटिव नहीं बोलना रहता है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ, उनको बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मुझे लगता है तो सर्टन कोच को के पास भेजता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बच्चे को देखो इसमें क्या है, पॉसिबल है, नहीं है, या इसको क्या ट्रेनिंग देनी है, कैसे देनी है। तो उसकी रिपोर्ट लेने के बाद फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ नहीं, ऐसे ऐसे करें। और ये तो किसी भी फील्ड में आदमी रहेगा तो इतना तो करेगा, क्योंकि कनेक्टेड है तो लोग तो आएंगे ना। उनको रास्ता दिखाना और सही रास्ता दिखाना, मुझे लगता है वो कुर्सी का मान है, और समाज में आए हैं तो लोगों को सही रास्ता ही बताना चाहिए और इंस्पायर भी करना चाहिए कि आप सही जगह से कुछ सही चीज़ सीख के निकले, राइट? हाँ, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया,
राइट हर आदमी का सपना होता है मैं इंडिया को खेलूं, मेरा नाम हो। राइट मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन मैंने उस जुनून को नहीं छोड़ा, मैंने लोगों को अब क्रिकेट खिला रहा हूँ। राइट कैसा है कि अगर मैं क्रिकेट खेलता, इंडिया खेलता, लेकिन जो बच्चे मेरे क्लब से या एसोसिएशन से खेल के जब इंडिया खेलते तो आई फील कि मैं खेल रहा हूँ, मैंने उनको खिलाया है। तो कभी कभी होता है कि वो बोलते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। यस तो लेकिन आदमी को संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने ये नहीं तो ये तो किया। राइट। और अपने 1997 में एमसीए में हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्ट को रूप में काम शुरू किया था, बट इसका इकोसिस्टम जो जुड़े रहने का एक मोटिवेशन था, वो क्या था? नहीं, मैं तो पहली बार जब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में आया था, गरीब आदमी काम के चक्कर में आया था कि अच्छा काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, घर चलेगा। फिर आने के बाद जो बोलते हैं ना, आदमी के अंदर जिस तरह का एक प्राणी रहता है अंदर का, वो अपना रंग दिखाता है। तो अंदर का पॉलिटिशियन जाग गया कि अरे यहाँ भी राजनीति कर सकते हैं, और संभावनाएं दिखी। और फिर मैंने पॉलिटिशियन को लाया, नाम कमाया, हर न्यूज़पेपर ने मेरे ऊपर स्टोरी की, एक टाइम था। तो मैंने उस मौके को यूज़ किया और आज यहाँ तक पहुँचा। लेकिन बेसिक एक है कि क्रिकेटर और क्रिकेट फील्ड के लोग एजुकेशन को ध्यान नहीं देते हैं। यस मैं हमेशा बोलता हूँ, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे को भी कहता हूँ कि कल क्रिकेट में सक्सेस नहीं हुए तो क्या, यस इसके लिए एजुकेशन को ध्यान दो। एजुकेशन भी ज़रूरी है और क्रिकेट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रिकेट में सक्सेस नहीं हुए तो एजुकेशन के ज़रिए तो घर चलेगा ना। राइट। वो बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह के मोटिवेशंस भी देते हो, क्योंकि बच्चे क्या है, कभी राह भटक जाते हैं जी। कि अभी यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है तो ठीक है, पढ़ाई को छोड़ दो। फिर जब रियलाइजेशन होता है तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। क्योंकि मैं क्या आज़ाद मैदान में रहा हूँ, तो मैंने हर किसी को देखा है। सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है, विनोद कांबली को खेलते हुए देखा है, तो लोगों को चढ़ते और गिरते हुए देखा है। तो मुझे मालूम है कि कब क्या होगा, इसलिए बच्चों को पहले बोल देता हूँ कि भाई, माँ बाप को भी बोलता हूँ मैं, क्रिकेट खिलाइए, मना नहीं है, बट एजुकेशन दीजिए, और एजुकेशन मस्ट है। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मुझे उन्होंने पढ़ाया तो मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरे बच्चे उससे आगे जा रहे हैं। और आप आपके फादर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने बोला था कि आज़ाद मैदान में उनका भी कुछ योगदान था, एंड कुछ तो था आपके चाचा का, आपके फादर माय का। फादर वाज वेरी फेमस, कि सुनील गावस्कर से लेके हर कोई आज भी उनको नाम से जानता है, बड़े क्रिकेटर्स। उस समय में वो आज़ाद मैदान में ग्राउंड है फोर्ट विजय, उसके बाहर जूस बेचते थे, अच्छा और उनका भेल का धंधा था और चना का धंधा था। तो हमारे अंकल जो थे उनको लोग चना वाला बोलने लगे, और मेरे डैडी को शरबत वाला बोलने लगे। राइट बाद में चना वाले चाचा ने ग्राउंड क्रिकेट पिच पे काम किया और उनका बहुत नाम हुआ। क्रिकेट पिच बनाने में उनके जैसा आज तक अभी तक कोई हुआ नहीं है। राइट और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके नाम पे क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू की थी, चना वाला ट्रॉफी। तो मुंबई के क्रिकेट में मैं बहुत बार इलेक्शन में मेरे बारे में बोला जाता है की अरे ही इज फ्रॉम यूपी, यो तोतर भैया आहे आणि मुस्लिम आहे. तर मी नेहमी म्हणतो माझ्यापेक्षा चांगली मराठी बोलून दाखवा, नंतर माझ्यावर बोट दाखवा. दुसरं, माझ्यापेक्षा जास्त हिंदू धर्माबाबत माहीत असेल, आपको मालूम नहीं होगा कि रामायण का चौपाई और श्लोक मैं कंठस्थ बोलता हूँ. तो मेरे जो अपोजिशन है, मेरे ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका वो इल्ज़ाम कभी खरा नहीं उतरता, बिकॉज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का हर मेंबर यही बोलता है, अरे आलम भाई आपको तो हमसे ज़्यादा मालूम है, हमको डर लगता है कि हम हिंदू हो के हमको नहीं मालूम है, आपको कुरान, महाभारत, रामायण सब मालूम है. तो धर्म को आधार बना के कोई नहीं जीतता है, और मेरा मानना है कि धर्म जो है दिलों में रहने वाली चीज़ है. यस उसको बाहर नहीं लाना चाहिए, और कोई भी धर्म किसी भी धर्म का नफरत करके बड़ा नहीं हो सकता, और हर धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है. जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत उतरी की है, मोहम्मद कह दो तुम्हारे लोगों से कि तुम दूसरे धर्मों की बुराई न करें. यस तो ये इंस्ट्रक्शन है, इसको माने नहीं माने तो इसलिए कहते हैं ना, बुक्स आर गुड, फॉलोअर्स आर बैड. यस सी द बुक्स, डोंट सी द फॉलोअर्स. यस बहुत बहुत ही अच्छा बोला आपने. एंड इसके अलावा जब आप व्हेन यू आर ऑन फील्ड, आप जब काम करते हो तो किन लोगों से मुलाकात होती है? व्हेन इट कम्स टू वोटिंग ऑल्सो, आप अभी कूलिंग पीरियड चल रहा है आपने बोला, तो आप काफ़ी लोगों से मिल रहे हो, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए कि उस मीटिंग में क्या होता है, किस तरह से होता है? नहीं, ऐसा है कि वी हैव 329 ट्रस्टीज़, क्लब्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो वोट डालते हैं,
इसमें कुछ चेंजेस नए पुराने आते रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर पुराने लोग हैं और एक दूसरे को जानते हैं कि किसका क्या काम करने की कला है और कैसे करते हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मेंबर है जो मुझे इस तरह से नहीं जानता हो कि आई एम फ्रॉम द आज़ाद मैदान। और मैं मेरे अंदर एक आदत है कि जब भी मैं कोई भी पद लेता हूँ या कोई कुर्सी लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए और इतना करके जाओ कि लोग याद करें। आज लड़ने का जो हिम्मत मैं कर रहा हूँ इसलिए किया हूँ कि मेरे पिछले काम के बदौलत। और मैं फर्स्ट प्रेफरेंस मेंबर को देता हूँ कि जिसने मुझे जिता के लाया है, जीतने के बाद उसको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मेरा अवार्ड हो या मेरी टूर्नामेंट हो, मैं मेंबर्स को इन्वॉल्व करता हूँ, पद पे रहूँ नहीं रहूँ। शायद आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मेरा क्रिकेट एक्सीलेंसी अवार्ड है और नवी मुंबई प्रीमियर लीग जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत फेमस है। लेकिन इन दोनों में मैं कभी भी अपने मेंबर को बुलाना नहीं भूलता हूँ और ज़्यादातर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इनविटेशन खुद लेके उनके घर पे जाऊँ, 329 के घर पे। अच्छा, तो इतना बिकॉज आपका इतना टफ स्केड्यूल रहता है, इतने स्केड्यूल में आप इन लोगों के घर पे पर्सनल इनवाइट्स लेके जाते हो एंड फिर उनको एक्सप्लेन करना, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना, हाउ इट इज़ पॉसिबल? ऐसा है कि दो चीज़ें होती हैं, आदमी कितना भी बिजी हो तो उसका शौक नहीं छोड़ता है। क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेशन रहना, बैठना, क्रिकेट के लोगों से मिलना, ये मेरा शौक है। तो आदमी शौक कभी भी पूरा करता है। कमाने का जो जरिया होता है उसमें आगे पीछे कर सकता है, तो जब शौक का मामला होता है तो समय खुद निकालता है आदमी। राइट। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से मुझे लगाव इसलिए है कि इसने मुझे बहुत नाम दिया है, अदरवाइज आई वॉज नथिंग। आज किसी से भी पूछेंगे आप, शाह आलम तो बोला अच्छा MCA वाला, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कुछ भी हो, तो वो एक चीज़ है जो पैशन भी है, मान भी है, सम्मान भी है, रिस्पेक्ट भी है। तो MCA से सब कुछ मिला है, तो मुझे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है। अदरवाइज़ अगर मैं क्रिकेट फील्ड में देखूं तो जिस तरह से मुझे लोग मानते हैं तो वो सब काम करने के लिए लोगों को बरसों रहता है। सचिन तेंदुलकर को कितनी मेहनत करनी पड़ी तब क्रिकेटर बने ना। तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन छोटा है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मुझे सचिन भी जानते हैं कि अरे शाह आलम इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, तो उनसे तो मेरी मेहनत कम है ना। कम है, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कम है, और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आपने कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ किया है। बिकॉज यूथ को एक सही डायरेक्शन देना और उनको ये बताना कि देखिए एजुकेशन भी करिए, साथ में आपका जो पैशन है वो भी आप करिए, और इसके साथ में आप ग्रो भी करिए खुद के प्रोफेशन को। और स्किल जो रहती है एक बच्चे की, वो बहुत आप बोल सकते हो कि एकदम नरिश्ड नहीं रहती है। तो पहले उनको ऐसा लगता है कि हम ये कर लेंगे, क्रिकेट हमको आता है, बट फिर जब वो ऑन फील्ड रियल कोच के साथ आते हैं तब उनको पता चलता है कि मेरा कहाँ पे कुछ चीज़ गलत थी। तो उनको वो सही डायरेक्शन देना, सही कोच तक डायरेक्ट करना, वो तो आपने किया है। नहीं, ऐसा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जितना भी कैंप लगाती है तो बच्चों को बुलाती है। जैसे कि समझे 1000 बच्चे आ गए, राइट, तो उसमें से 100 या 50 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। मेरा अपना मानना है सबको बुलाओ, सबको सिखाओ, फिर उसमें से कुछ निकालो। तो आगे अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरा एक ये रहेगा कि ये बच्चों को बुलाना, उनका सिलेक्शन करना नहीं, सबको बुलाओ, सबको सिखाओ, फिर उनका सिलेक्शन करो। किसी लड़के को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे अरे 4 बॉल खेलने को दिया या 4 बॉल फेंकने को दिया और सिलेक्शन किया। उसको बुलाएंगे, समझो अक्टूबर में बुलाए, ट्रेनिंग दो, फिर उनका सिलेक्शन करो। एटलीस्ट उस लड़के को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जाते वक्त बच्चा डरता है। हमारे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें जब पेपर में जाता है, ऐड होता है, 1000-2000 बच्चे आते हैं, हर बच्चे को 5 या 10 बॉल फेंकने को देते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं। हो सकता है वो लड़के में टैलेंट हो लेकिन उस दिन उसका कॉन्फिडेंट नहीं रहा हो। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे आएंगे पहले उनको ट्रेनिंग दो, फिर उनमें से सिलेक्शन करके निकालो, जिससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा, एसोसिएशन को भी फ़ायदा होगा, और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी एक आधा वैभव सूर्यवंशी निकलेगा। राइट। और अभी आपने हाल में हमारे बीच में जो इंटरव्यू में चल रहा था उसमें आपने बताया था नवी मुंबई IPL, उसके बारे में कुछ बताइए। नवी मुंबई प्रीमियर लीग, मैंने जब IPL शुरू हुआ था तभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से एक परमिशन लिया था कि NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग करूँगा। तो
करते का मतलब उसका परमिशन मिलने के बाद टलता रहा। फिर आफ्टर मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी बना और मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ तो मैंने इसको शुरू किया। पिछले साल 3 सीज़न हुआ और लोगों ने बहुत सराहा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की T20 लीग 3 साल कंटिन्यू नहीं हुई, मेरी हुई। मैं कंपटीशन नहीं की बात नहीं करता हूँ, बट ये एक है कि लोग कहने लगे कि इंडिविजुअल शाह आलम कैन डू, व्हाई नॉट MCA, दैट इज बिग अप्रिसिएशन फॉर मी। और मेरा जो अवार्ड था, अवार्ड भी मेरी परिकल्पना तभी से थी। फिर मैंने किया, अभी 2 सीज़न उसका हो गया है, कमिंग अक्टूबर में 3rd सीज़न होगा। और ये अवार्ड करने का मकसद ये रहता है कि जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में ग्रास रूट लेवल पे हैं, माली हैं, स्कोरर हैं, अंपायर्स हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। क्रिकेटर्स को तो बहुत कुछ मिलता है, अगर चमक जाए तो इनको कोई नहीं पूछता है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और जो अपकमिंग प्लेयर हैं अंडर 14 अंडर 16 के, उनको भी हम सम्मान देते हैं इसीलिए कि उनको मतलब उनको ये रहे, उत्साह है कि मैं आगे फ्यूचर में बड़ा क्रिकेटर बन सकता हूँ। राइट। और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपने कल ही बातचीत में बताया था कि यू गॉट एन अवार्ड, तो उस अवार्ड के बारे में कुछ नवी मुंबई प्रीमियर लीग को दुबई से अवार्ड मिला, दुबई गवर्नमेंट के यहाँ से, कि जो छोटी ग्रेड की लीग होती है उसमें हम लोग 1 नंबर मतलब हमको मिला है। रीज़न उसका है कि इस साल हमारे यहाँ से 47 बच्चे जो खेले थे वो मुंबई लीग को खेले। और ये लीग जब से शुरू हुई है तब से इसमें स्टार प्लेयर ज़्यादा खेलते हैं। राइट। हाँ, और मेरे को तो उम्मीद है कि आने वाले 4th सीज़न में और बड़े प्लेयर खेलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्रेज़ बढ़ेगा वैसे वैसे लोग आएंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर मिक्स होके खेलते हैं, तो छोटे प्लेयर को एक मौका मिलता है बड़े प्लेयर के साथ खेलने का, उसको ऑब्जर्व करने का और उसकी टेक्निक को लेने का। राइट। एक थोड़ा सी टॉपिक से हट के बात, मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हो, आप इतना कुछ करते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं हो? लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ पे क्यों एक्टिव नहीं हो? होता है ना कि किसी किसी को क्या होता है कि पब्लिसिटी करने की बहुत आदत होती है, किसी किसी की कम होती है। हमारे डैडी ने सिखाया है, बंद मुट्ठी से काम करो और आगे बढ़ते रहो, उसका भी एक कारण है। और दूसरा है कि आप जितने फेमस होते हैं और जितना आपका नाम होता है उतनी आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है, और फिर समाज में आपको हर तरह से बंधन आने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा काम जो है वो मैं करूँ, लेकिन मुझे बंधन नहीं आए। ज़्यादा फेमस होने के बाद आपका रास्ता चलना भी मुश्किल हो जाता है। आप मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइफ फिर पब्लिक लाइफ हो जाती है। और मैं नहीं चाहता कि पब्लिक लाइफ हो। तो मतलब यू वांट के लोग जाने भी, पर इस तरह से जाने कि मैं हूँ नहीं। ओके, ये बहुत बढ़िया चीज है। मतलब यू वांट टू बी साइलेंट बट टू बी वाइब्रेंट। एक और चीज है जो आपने 2 क्रिकेट क्लब कुछ बनाए थे, एक मजगांव और एक स्टाइलो, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये माझगांव क्रिकेट क्लब मेरा पहला क्लब है, दूसरा स्टाइलो है। माझगांव क्रिकेट क्लब को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नवी मुंबई में जगह दिया है, वहाँ बड़ी ग्राउंड बनाया है मैंने, जो कि हमारे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों को बहुत पसंद आता है। और वहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मेरा पैशन है, शौक़ है। तो और आई थिंक नवी मुंबई में किसी से भी पूछेंगे माझगांव क्रिकेट क्लब की ग्राउंड तो बड़ी फेमस है, और उसी ग्राउंड पे NMPL होता है। और अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हमको कॉर्पोरेट लीग का परमिशन दिया है, वो भी वहीं होगा। और वी आर स्टार्टिंग गर्ल्स NMPL ऑल्सो। ओह, ये कुछ नया है। हाँ, बिकॉज कि गर्ल्स NMPL अभी तक मतलब गर्ल्स का T20 इस तरह का नहीं है जैसा NMPL हो रहा है। राइट। तो बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि करना है, परमिशन तो था हमारे पास, स्पॉन्सर नहीं था, उसके लिए हमने मेहनत किया है। उम्मीद है अगला सीजन करेंगे हम। सेम वे, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ। सो ये भी एक कुछ नया चीज आपने शुरुआत की है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ऐसा हो जाता है, काफ़ी फैमिली ऐसा बोलती है कि नहीं, लड़कियों को घर में रखना चाहिए, दे शुड नॉट वर्क, दे शुड नॉट कम अप इन लाइफ, उनका काम है घर में बैठना। सो ये चीज़ एक नई चीज़ है कि एक
क्रिकेट जो है वो एक नया चीज़ है कि लड़कियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। नहीं, तो मेरी तो बेसिकली 2 बेटियां हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक शायर की शायरी है कि हमारी बेटियों का जर्फ देख ले दुनिया, हमारी बेटियों का जर्फ देख ले दुनिया, हम उन्हीं के सामने बेटे खुदा से मांगते हैं। कि लोग आजकल बेटे बेटे की उम्मीद करते हैं, ये नहीं सोचते कि बेटियों के सामने जब बेटे की बातें करते हो तो उन पे क्या गुजरती होगी। और आज का तो ज़माना है कि बेटे ध्यान नहीं देते, बेटियां ध्यान देती हैं। तो लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और बेटियों को सक्षम बनाना चाहिए। सक्षम इसलिए बनाना चाहिए कि उनके ऊपर कैसे भी हालात आए तो वो घर को संभाल सकती है। क्योंकि देखिए, लड़का आवारा होगा तो उस पर कोई नहीं बोलता, क्योंकि बेटियां और माओं से नस्ल चलती है। लोग बेटियों पे उंगली इसलिए उठाते हैं कि बेटी अगर बिगड़ी तो नस्ल बिगड़ी, क्योंकि वो बिगड़ी तो उसके आने वाले बच्चे बिगड़ेंगे। और माँ ही बच्चों को तरबियत देती है कि बच्चा कैसा होगा, बाप नहीं देता तरबियत। बाप कमा के लाता है। इसलिए मुझे लगता है कि बेटियों की तरबियत और अच्छी होनी चाहिए कि आने वाला जनरेशन और अच्छा हो। राइट। सो इसके बारे में और बहुत सारी बातें होगी हमारे आगे के लिटिल कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सेगमेंट है, ये बहुत ही यूनिक आपने चीज़ बोली है। क्योंकि लड़कियां जो है वो बहुत आगे बढ़नी चाहिए। अभी भी काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्टेट्स में बैकवर्ड है। और जैसे राजस्थान में भी काफ़ी ऐसे एरियाज है जहाँ पे लड़कियां जो है वो काफ़ी बैकवर्ड है। अभी भी उनको एजुकेशन भी उस तरीके का नहीं मिल रहा है, उनको नॉलेज नहीं मिल रही है। काफ़ी एरियाज ऐसे भी है राजस्थान में जहाँ से काफ़ी क्रिकेटर्स भी आए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ, मेरा मानना है कि हर फील्ड में लड़कियां अभी डेवलपमेंट कर रही हैं। क्रिकेट में भी देख लीजिए, अभी मुझे लगता है मुंबई की हुमैरा काजी और एक लड़की और धारावी की, जिसको 2 करोड़, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। हाँ, तो अभी जो गर्ल्स IPL के लिए तो लड़कियां बहुत कर रही हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की, एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रही हैं और बच्चियां टॉपर कर रही हैं, पढ़ाई में आगे हैं लड़कों से ज़्यादा। और अभी नया जनरेशन आया, लड़के भोदू पैदा होते हैं, लड़कियां चालाक होती हैं। तो कहीं कहीं ग्रामीण में होगा, लेकिन लड़कियों में भगवान एक अच्छी कुव्वत देता है कि उनको लड़ने की शक्ति देता है। अगर एक लड़की होगी, 2 भाई होंगे तो भी वो पाल लेगी। एक भाई होगा, 2 बहन होगी तो नहीं पाल पाएंगे। ये कुदरती है। मुनव्वर राना का शेर है ना, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, वो पागल भी हो जाए तो बेटे पहचान लेती है। बिल्कुल। तो औरत को और लेडीज या वुमेन्स की बात करें तो उनमें डबल पावर होता है, बिकॉज दे आर लाइक मल्टी टैलेंटेड। घर संभालना, काम संभालना, फैमिली को संभालना, बहुत सारी मल्टी चीज वो करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान कहता है कि माँ के पाँव तले जन्नत है। यस। लेकिन मेरी माँ नहीं, मेरी पड़ोसी की भी माँ, मेरे बच्चों की भी माँ। मैं अपनी माँ की रिस्पेक्ट करूँ और बच्चों की माँ को पीटूँ तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। कुरान का ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। हर वो माँ, चाहे वो तुम्हारी हो या तुम्हारे बच्चों की हो। ये समझना बहुत मुश्किल है लोगों को। जब तक ये नहीं समझेंगे, हर आदमी अपनी माँ और अपने बाप की बड़ी अच्छी सेवा करता है। तो ये मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छे हो। जब तक आप औरों की माँ और बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तब तक आप अच्छे नहीं हो। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो आप सिखाते हो। तो अगर आप आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो बच्चे देखेंगे और वही सीखेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। टिट फॉर टैट है, जो बोओगे वो काटोगे। हर आदमी को उसके कर्म, कुरान बोलता है हम हर किसी को उसके अमाल से देते हैं। अमाल यानी कर्म, जिसका जैसा कर्म उसको मिलता है, उस तरह से कर्म बड़ा है। और कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में इन योर एंटायर करियर ऑफ से 20+ years in cricket and a lot of other things what you have done. क्रिकेट में मुझे ये आके ना बहुत कुछ नया करना है। जैसे कि मुझे अभी थोड़ा सा ये लगता है कि क्रिकेटरों को ना जॉब नहीं है। अच्छा। पहले गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी थी क्रिकेटर्स को, आज स्टार प्लेयर को जॉब मिल जाता है कि नॉर्मल क्रिकेटर को नहीं मिलता है। तो अब मेरा एक प्लान था कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एफिलेशन में 3 तरीके हैं कि एक एफिलेटेड, एक एसोसिएटेड और एक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स।
तो मैं चाह रहा था कि कुछ 1500 कॉर्पोरेट को प्लेइंग मेंबर बनाएं, उनके लिए टूर्नामेंट शुरू करें और उनकी क्रिकेट शुरू हो जाए। क्रिकेट शुरू होने के बाद उनके साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ये बात करे या एक एग्रीमेंट कर ले कि वी आर गिविंग यू एज अ लिस्टेड मेंबर और प्लेइंग मेंबर, बट एक शर्त ये रख दे कि आपके यहाँ जो भी वैकेंसी होगी, सपोज उनको एक प्यून चाहिए, दे विल इन्फॉर्म द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन कि हमको एक प्यून चाहिए। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपने डेटा में देखेगी और जो 8वीं 9वीं पास या फेल बच्चे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको वहाँ भेज देगी। तो उनको एक फ़ायदा होगा कि बच्चों को वहाँ जॉब भी मिल जाएगा और उनका मनपसंद खेल क्रिकेट भी खेलेंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी और क्रिकेट भी बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी यूनिक चीज़ आपने करी है। ये इसलिए होना चाहिए कि क्रिकेट में खेलते खेलते बाद में क्या कुछ नहीं होता, एक सर्टेन एज के बाद जॉब भी नहीं मिलता है। तो अगर इस चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे तो क्रिकेटरों को जॉब मिलेगा। दूसरा ये कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अगर ग्राउंड्स और चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दे तो इनको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जैसे समझो 100-200 ग्राउंडें बना दिया आज़ाद मैदान जैसे आज़ाद मैदान में 40-50 ग्राउंड है, ऐसे मैदान ले लेके 100-200 बना दिया तो किसी को क्यूरेटर, किसी को माली का काम, किसी को मैनेजमेंट का काम, कोई रेफरी बन जाएगा, कोई एंटी करप्शन ऑफिसर बने, जो जैसा है वैसे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये पार्ट को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले अभी अगले साल 100 साल हो जाएगा एमसीए को, इस पार्ट को हमने मिस किया है और ये पार्ट को मैंने पकड़ा है तो शायद इसका फ़ायदा होगा। मेरे पिछले जब जॉइंट सेक्रेटरी बना था, मैंने मेरे सत्कार समारोह में बोला था कि हम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो बच्चे बैट बॉल ये सब खरीदने बाहर जाते हैं, हाँ। उनको बहुत महंगा मिलता है, तो हमें चाहिए कि ये रेनी सीजन में हम इसका एग्जीबिशन लगाएं, पूरे इंडिया से जितने मैन्युफैक्चरर हैं उनको वानखेड़े स्टेडियम में बुलाएं, उनको बिठाएं और 3-4 महीने के लिए एग्जीबिशन लगाएं। लोगों को होलसेल भाव में सस्ते में क्रिकेट गुड्स मिलेगा। फिर दूसरा ये था कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए एमसीए का, कि आज एमसीए का रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ये नहीं मालूम है कि ये बच्चे का क्या क्वालिफिकेशन है, जॉब पे है कि नहीं है। 2-3 चीज़ें एडिशन करनी है ताकि मुझे तो मालूम हो कि मेरा क्रिकेट खेलने वाला लड़का जॉब पे है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, कंप्यूटर इंजीनियर है कि कंप्यूटर ऑपरेटर है कि वो मतलब क्या करता है, ये तो मालूम होना चाहिए ना एमसीए को। कुछ चीज़ें हैं ज़माने के साथ बदलाव लगता है, बदलाव होना चाहिए। सिर्फ टूर्नामेंट करा देना और एमसीए को चला लेना नहीं, यूनिक क्या हो, नई चीज़ें होनी चाहिए। राइट। जैसे क्या होता है कि अब क्रिकेटर जो रिटायर्ड हो गया, शरद पवार जी ने उनके लिए पेंशन योजना शुरू की, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ क्रिकेटरों को, जो बुढ़ापे में जिन्हें तकलीफ होती थी, उनके मरने के बाद उनकी विधवाओं को भी पैसा जा रहा है। जो भी जा रहा है उससे फ़ायदा हो रहा है, उनको मदद मिल रही है ना। तो सर सब यूनिक सोचना चाहिए जिस फील्ड में भी जाएं। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि जो क्रिकेटर्स जो वेल नोन है और काफ़ी टाइम से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको थ्रू बीसीसीआई एंड थ्रू एमसीए जो है वो काफ़ी सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस भी देती है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ये इस पे कुछ इस पे अभी कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े क्रिकेटर होते हैं वो खुद ही डायरेक्ट डील करते हैं, समझो कुछ ऐड करना है तो डायरेक्ट डील करते हैं। मुझे लगता है कि इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई स्टार है उसको खूब मिल रहा है और किसी छोटे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोगों को बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। मेरा भी सोच है सेंट्रलाइज होना चाहिए। जैसे बच्चे लोगों को भी अभी जैसे यंग जो अभी आ रहे हैं, जैसे आपने बोला अंडर 16 जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए भी ये एडवांटेज होना चाहिए ना। हाँ, दूसरा ये है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जितनी भी टूर्नामेंट करती है उनके पास मुझे अराउंड लगता है 110 टूर्नामेंट है। हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिकेट टूर्नामेंट करने वाली संस्थाएं हैं, तो हमारी हर टूर्नामेंट को स्पॉन्सर होना चाहिए। और हर बच्चा जो है ना कहीं अगर एमसीए मेहनत करती है तो एटलीस्ट जो बच्चे स्टेट को सिलेक्टेड हैं उनको स्पॉन्सर मिलना चाहिए। उनको भी अगर मौका मिले, ऐड मिल जाए तो अभी से स्टार बन जाएंगे। कल का स्टार आज बनाना चाहिए। हाँ, वही मैं बोलना चाहती थी कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप अभी जैसे आपने बोला कि और आगे आपका सिलेक्शन होता है तो आप ये सारी चेंजेस लाओगे कि नहीं लाओगे? मैं श्योर लाऊंगा, मैं तो और मैं मशहूर हूँ चेंजेस लाने के लिए। जब लोग सोच नहीं सकते थे कि कोई दूसरी एरिया में नई ग्राउंड बनेगी, मैंने बना के दिखाया ग्राउंड।
आज नवी मुंबई में ग्राउंड बनाया, 329 में मैं अकेला हूँ जिसने ग्राउंड बनाया, और मुझे और भी बनानी है। मैं करजत, खपोली, कशाया ये सब जगह प्लान कर रहा हूँ, तो बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा माझगांव क्रिकेट क्लब और स्टाइलो क्रिकेट क्लब ऐसा बन जाए कि उसको एक ब्रांड हो जाए, लोगों को मतलब ये लगे कि ये चीज़, और बच्चे भी फ्यूचर में उसको कभी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करें, क्योंकि उनको एक ब्रांड, सोर्स ऑफ इनकम, एक लाइक कॉर्पोरेट होना चाहिए। ये तो आपने जैसा बोला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, कि कॉर्पोरेट के लोगों को लेकर आना और फिर उनको ये बोलना कि आपकी कंपनी में जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो एमसीए तक आए, और फिर जो अभी यंग यूथ है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। ये बहुत अच्छा ही कुछ सोचा है आपने। तो इस पे और किस तरह से आप काम कर सकते हो? इसको मैं मेरे पिछले टेन्योर पे मैं इस पे वर्किंग कर चुका हूँ, और मुझे ऐसा प्लान पहले ही था मेरा कि मैं ये जो 500 या 1000 कॉर्पोरेट जिनको फाइंड आउट किया है, उनके जो चीफ है उनके साथ सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, इनके साथ डिनर करा के इनको अपील करेंगे कि प्लीज़ मेक योर क्रिकेट टीम एंड यू स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग एंड प्ले द टूर्नामेंट्स। उससे उनको मतलब, और एक क्या होता है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कोई भी कॉर्पोरेट जुड़ता है तो उनके लिए भी बेनिफिट है कि दे आर प्लेइंग मेंबर ऑफ एमसीए, कुछ एक ऐसा उनको देंगे ताकि वो जुड़े एमसीए से। यस, अभी आपने जिन क्रिकेटर्स की बात की उनकी खुद की भी फर्म्स है, उसमें भी वो लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मैं वो वहाँ करें ना करें, बट मेरा ये कहना है कि मैं तो कुछ करके जाऊँ ना। राइट। मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं। और बोलते ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बराबर बात है। सो काफ़ी सारी यूनिक चेंजेस आप लाने की सोच रहे हो। इंशाल्लाह अगर वो हो गया तो जो बच्चे हैं वो बहुत इंस्पायर होंगे, वो अपना पैशन नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही साथ एजुकेशन को भी। एजुकेशन तो मस्ट है, एजुकेशन तो चाहिए, और मैं इन फ्यूचर मेरा ऐसा प्लान है मैं कि हर फील्ड में शालम जी यही बोलती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि बच्चे लोग जो है ना वो पढ़ते ज़रूर है पर उस पर फोकस नहीं करते कि वो आप सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो वो सही है कि नहीं है, आपका करियर उसमें सही जाएगा कि नहीं जाएगा। आप आपके दोनों चीज़ को एक बराबर रख के कर सकते हो। लाइक कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बच्चे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कोई बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कोई बच्चे को दूसरे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो जब वो उसका स्पोर्ट डेवलप हो जाता है फिर वो बोलता है कि अरे अब मैं कमा तो रहा हूँ, पढ़ूंगा क्या, मैं पढ़ने में क्या लगा है। वो कुछ अभी एक MS धोनी पिक्चर आई थी उसमें भी था, पढ़ोगे लिखोगे कुछ तो ऐसा कुछ खराब और खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। सो वो जो सेंटेंस था वो गलत कहीं ना कहीं हो सकता है। जो सक्सेस हो जाते हैं खेल के तो बोलेंगे कि मैं खेल कूद के सक्सेस हुआ है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं वो भी तो सोचना पड़ेगा। मुझे याद है कोई फुटबॉलर है, उसके बच्चे ने आईफोन मांगा तो उसने अपने बच्चे को चार्टर प्लेन से उस जगह ले गया जिस झोपड़पट्टी से वो बड़ा हुआ था, तो बोला मैं यहाँ से उठ के यहाँ तक आया हूँ, अगर आपको आईफोन लेना है तो आप भी इतनी मेहनत करें कि आपको मिले। तो बच्चों को हमें ये बताना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, मुझे कुछ दिन पहले मैंने किसी एक का वीडियो देखा था कि उन्होंने दिखाया था कि एक लड़का 12 साल का लड़का ईंट की भट्टी पे धूप में ईंट ढो रहा है, और एक बच्चे का फोटो दिखाया कि वो एसी में बैठ के पढ़ रहा है। तो पूछा उन्होंने कि मुश्किल क्या है, ये है कि ये। तो अगर मुश्किल एसी में बैठ के पढ़ना लग रहा है तो उससे बड़ा मुश्किल है वो धूप में भट्टे पर ईंट लगाना। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप अगर थोड़ा सा, ये थोड़ा कष्ट है उस बड़े कष्ट से। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए तरस रहे, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जिनको फैसिलिटीज़ मिलती है उनको बोझ लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको डिफरेंसेस नहीं दिखाया कि जिनको नहीं मिल रहा है एजुकेशन, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके हालात देखो कैसे स्ट्रगल। कोई ऐसे हीरो नहीं बनता है। कोई झोपड़पट्टी से निकल के लड़का अगर CAS ऑफिसर बन जाता है तो उसको लोग क्यों इतना मानते हैं। किसी शायर ने बोला है ना, पहले खुद तो बनो देवता की तरह, पूजने के लिए देवियाँ आएंगी। तो देवता बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और बच्चों को दिखाना पड़ेगा। आप आज के ज़माने में हम इतनी फैसिलिटी दे दिए कि बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं पढ़ूंगा तो हो जाएगा, जैसा आपने कहा। लेकिन जब स्ट्रगल दिखाएंगे कि कहीं दूर गांव में, कहीं दूर झोपड़पट्टी में
लोग इस एजुकेशन के लिए मर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। उनके अंदर प्रतिभा है लेकिन समय नहीं है, क्योंकि मजबूरी है। अगर वो पढ़ने लगेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, घर की मजबूरी देख लिए कि माँ सूखी रोटी खा रही है तो बस्ते को घर में रख दिए और काम पर चले गए। क्यों? नहीं चाहते थे कि माँ सूखी रोटी खाए। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा। जब हम बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खिलाते रहेंगे और ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे कि क्या तकलीफ हुई है। और वो भी एक चीज़ है कि आपका पैशन जो भी है वो भी एक तरह की स्टडी ही है। जैसे कोई भी कोच कोई भी तरह का कोचिंग कर रहा है, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, चाहे फिर वो कोई भी पैशन के रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा हो, वो भी एक तरह की पढ़ाई है। बच्चे क्या करते हैं, अरे सिखा रहे सीख लो। वो भी एक तरह का बच्चों में रहता है कि यहाँ पे आए सीखना है और ऊंचाई पे पहुंचना है, इसके लिए सीख लो। ऐसे नहीं कि नहीं मुझे वो कुछ चीज़ सही सिखा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक बहुत, मैं बार बार शायरी बोलता, आपको लगे कि वो एक और है, बहुत अच्छा है। एक बोलते हैं ना, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, लिखते थे हम खत कलेजा निकाल के। तो आज क्या हो गया, गूगल किए क्या, और कोई भी चीज़ उनको चाहिए तो गूगल से मिल जा रही है, मेहनत नहीं कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोगों को क्या है, बुक्स पढ़नी पड़ती थी, सब्जेक्ट के से रिलेटेड 10 बुक पढ़े, ढूंढते थे। आज तो आप गूगल पे बोल लो, है गूगल मुझे ये चाहिए, आ जा रहा है, तो मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो आज ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बट हम इतने भी कमज़ोर नहीं हो जाएंगे कि टेक्नोलॉजी के भरोसे पे रहें। और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। अब आज के दौर में टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग बुक्स पढ़ना बंद कर दिए, और जबकि साइंस कहता है और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि ज़्यादा बुक्स पढ़ने वाले लोग ज़्यादा तेज होते हैं। तो आज हम बुक्स कम पढ़ रहे हैं, हमको जितना चाहिए उतना ही ढूंढ रहे हैं। पहले कुछ ढूंढने के लिए पूरी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, आज ढूंढना नहीं पड़ता है, खाली गूगल पे बोल दीजिए आपको मिल जाएगा। आपने हमारी फर्स्ट मीटिंग में भी बोला था कि ज़रा अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में तो हमारी एक बहुत बड़ी क्रिकेट लाइब्रेरी है जो वानखेड़े स्टेडियम में आप जाके पढ़े। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की लाइब्रेरी है, डॉक्टर एच.डी. कांगा लाइब्रेरी। मुझे बोलने में गर्व महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और ऐसी बुक्स, एक एक यूनिक बुक्स है क्रिकेट पे, जो कि बाहर से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वो बुक्स को पढ़ते हैं। हम उनको ले जाने नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा झेरोक्स मार के दे देते हैं, बट वो बुक्स, और कुछ बुक्स तो ऐसी है कि रेयर है, 1 या 2 पीस है वर्ल्ड में, वो हमारे पास है। और अभी हमारा म्यूजियम बन रहा है, उसमें सब और बहुत अच्छी तरह से रखा जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भी हालात मेरे ही जैसे हैं कि पब्लिसिटी कम करते हैं हम लोग, लोगों को मालूम नहीं है चीज़ें, बट ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। हाँ, एटलीस्ट बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अरे मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, इसकी लाइब्रेरी है, अभी मुझे जाके पढ़ना है इसके बारे में। हमारी मेंबरशिप बहुत, उसकी मेंबरशिप है 500 रुपया है कुछ। अच्छा, और जैसे कि आपने स्टेडियम के बारे में बताया और मेंबरशिप के बारे में बताया, तो आप ये बताइए कि कोई भी जगह पे जैसे स्पोर्ट्स क्लब की जो मेंबरशिप रहती है, स्पेशली वानखेड़े की जो मेंबरशिप है, और बीकेसी कल जो हम गए थे, तो वहाँ की मेंबरशिप का किस तरह से होता है? दैट इज फॉर लाइट क्लास। उसके बारे में बच्चों को क्या बोलेंगे, वो 30-35 लाख रुपए की मेंबरशिप है, वो एक बिजनेस मॉडल है, अलाइट क्लास लोगों के लिए है। अच्छा। बट जो दूसरे क्लब्स हैं, आज़ाद मैदान में हैं, क्रॉस मैदान में हैं, और वो क्रिकेट को बड़ा कर रहे हैं, उनके यहाँ बच्चे आ रहे हैं, उनको फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, कोई एक क्लब को चला रहा है, तो दोनों में डिफरेंट है। आप 5 सितारा क्लब देखिए हो, आप कभी आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, ओवल मैदान, शिवाजी पार्क, माटुंगा, इस सब जगहों पे जो क्लब्स हैं मैदान में, छोटे छोटे क्लब, जैसे कि मुंबई में जो भी क्रिकेटर है बड़ा बना है तो किसी न किसी क्लब से खेला है, छोटे क्लब, जैसे मेरा है माजगांव क्रिकेट क्लब नवी मुंबई में, ऐसे 329 क्लब हैं, कहीं न कहीं से वो बच्चा खेलेगा तो ही ऊपर आएगा। तो एक्चुअल मुंबई में क्रिकेट ये लोग खिला रहे हैं। अच्छा। आप ये बोल सकते हैं कि वो लोग द्रोणाचार्य हैं, वो लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से क्रिकेट बड़ा हो रहा है। अच्छा।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का जो क्लब हाउस है 5 स्टार लोगों के लिए है, सब एक बिजनेस मॉडल समझ लीजिए, या ये कहें कि अलाइड पीपल के लिए। जो आम पब्लिक का जो काम हो रहा है, आम बच्चे जो खेल रहे हैं, वो आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, ओवल मैदान में खेल रहे हैं। तो और आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, ओवल मैदान गवर्नमेंट का है। अगर एक सीजन की टूर्नामेंट हो रही तो बाजू में एक लड़का टेनिस खेल रहा है, फिर अचानक में मोर्चा आ जा रहा है, अचानक में रामलीला आती है, तो इन सब से क्रिकेट डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 37 एकड़ ज़मीन मानखुर्द में मांगा था, और मुझे इन हाउस 40 ग्राउंड उसमें बनानी थी कि जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट होगी एमसीए की वहीं पे हो। वहाँ पे एक मिनी हॉस्पिटल हो, एक मिनी कैंटीन हो, और एक मिनी डॉमेट्री हो, कि बाहर से कोई टीम आई तो उसको 5 सितारा होटल में रुकवाने के बजाय मैदान में ही रुके। और एमसीए की टूर्नामेंट किसी वजह से नहीं रुके कि अरे आज रामलीला आ रही है, या आज मोर्चा आ गया, आज यहाँ टेनिस के बच्चे ज़्यादा आ गए, टूर्नामेंट नहीं हो रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीजन क्रिकेट के लिए रहेगा, और उसका मालिक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन रहेगा। एक जगह पे एक साथ में पूरी टूर्नामेंट होगी। ये भी बहुत ही अच्छा सोचा है आपने। और इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब बच्चों को आप कैसे। मैं चाहता हूँ कि हर जगह, जैसे थाना, अब थाना से कोई लड़का सिलेक्ट हो गया है, वो रोज 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, 2 घंटा बेकार करता है, तो उसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन थाना में क्यों नहीं फैसिलिटी क्रिएट करती है, ये मेरे दिमाग में है कि जहाँ का बच्चा हो उसे वहाँ फैसिलिटीज मिले। तो नवी मुंबई, थाना, पालघर, वसई, विरार, दादर, इन कुछ जगहों पे ना ऐसे ना मैंने फाइंड आउट किया है, वहाँ पे फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे कि जो भी बच्चा अंडर 14, अंडर 16 सिलेक्ट होता है, उसको अंबरनाथ या बदलापुर या थाना से ट्रैवल करना, बीकेसी और मुंबई नहीं आना पड़ेगा, उसको वही फैसिलिटी मिले और वहीं पे वो करे तो और बेहतर होगा। मुझे ये पूछना था कि क्रिकेट के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, आप क्रिकेट में क्या एसोसिएशन में क्या चेंजेस लाने चाहते हो, क्रिकेट में क्या चेंज। मुझे शालम जी के बारे में जानना कि वो कैसे इंसान। मेरे बारे में जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना तो मेरा सत्कार समारोह रखा था, तो जो भी उठ रहा था मेरी बड़ी बड़ाई कर रहा था मेरे बारे में, ये वो। तो जब मैं बोलने को खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि ऐ लोगों, जब गरीब का बच्चा बड़ा बन जाए तो उसकी तारीफ मत किया करो, वो तानाशाह बन जाता है। और मैंने फिर एक शायरी पढ़ी थी कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझती हो शाह आलम होना। और उसी स्पीच में मैंने पंच लाइन कही थी आखिरी में कि कलंदर यानी संत, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिया की दुकानों पे नहीं मिलता। तो जब भी कोई बड़ा बनता है और नाम रोशन करता है, या बोलते ना हीरा चमकता है, तो कोयले की खान से निकलता है। तो जो नीचे से ऊपर आते हैं ना, तो वही समाज में चमकते हैं, और उनको उनकी मतलब बोलते हैं ना कि अपनी मेहनत का फायदा दिखता है। क्योंकि मैं एक शायरी हमेशा पढ़ता हूँ कि आपको पैसे का वजन हो, या आपकी बॉडी का वजन हो, या पावर का वजन हो, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। कि शायर की शायरी मुझे याद नहीं है कि अपने बढ़े हुए वजन पे गुरूर मत करना, यानी घमंड, अपने बढ़े हुए वजन पे गुरूर मत करना, तिनका तैरते रहता है पत्थर डूब जाता है। ये बहुत ही अच्छी शायरी है। बाकी मैंने देखा भी है कि आप बहुत ग्राउंड टू अर्थ थे, आप मतलब सबके साथ एकदम इक्वल रहते। जब हमारी मीटिंग्स भी हो रही थी तभी भी आपके पास मीटिंग्स के दौरान काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे थे, चाहे फिर वो कमिटी मेंबर्स हो, चाहे फिर वो नॉर्मल ऑडियंस हो, चाहे फिर वो वहाँ पे काम करने वाला नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, तो आप सबको इक्वली बैलेंस करके चल रहे थे। वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। नहीं, इक्वली नहीं है, मेरा मानना है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर राजा आया है तो उसके तरह राजा बन के व्यवहार करो, वॉचमैन है तो उसके साथ वॉचमैन बन के डील करो। अगर वॉचमैन के साथ मैं राजा बन के डील करूँगा तो जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, और मुझे जस्टिफिकेशन देना है तो जो जैसा है उसके साथ वैसी भाषा में उस लेवल में आना पड़ता है। मुझे एक वो याद है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि एक बार उनको एक बड़े अधिकारी यानी राजाओं का एक ग्रुप आया, तो उनके साथ उन्होंने उसी अंदाज में उनका स्वागत किया, उनके साथ ऐसा किया।
फिर दूसरे लोग आए तो उनके साथ वैसे ही हो गए। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे, तो उन्होंने हिदायत दी कि जिस लेवल का आदमी हो उस लेवल में बताना चाहिए। अब मैं अगर राजा को वॉचमैन के लेवल में अगर बात करूँगा तो उसे ज़रूर बुरा लगेगा ना। इसलिए सबके साथ इक्वली नहीं, मतलब सबके जो जैसा है उस लेवल का व्यवहार करना चाहिए, मेरा मानना है। मतलब ग्रीटिंग्स हाँ, वैसी रखनी Yes. चाहिए। जैसे मेरा भी यही कहना है। जैसे ना मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ है। मोस्टली आजकल के बच्चे जो है ना गुरु को है ना इतना महत्व नहीं देते। तो मेरी एक ट्रेनिंग थी, मैं कल भी टीम्स के साथ शेयर कर रही थी। तो मैं एक ट्रेनिंग में गई थी कॉलेज में। वहाँ पे 40 साल पुरानी प्रोफेसर 40 ईयर्स से वहीं पे बच्चों को एजुकेट कर रही है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और बच्चों को प्लेसमेंट्स देना, सब शी ओनली हैंडल्स। बट ऐसा हुआ कि वो लोग बाहर से कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को बुलाते हैं और मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और फिनेंस के बच्चे बैठे हुए थे एमबीए की कॉलेज में। तो प्रोफेसर को वो लोग सामने जो है वो बहुत कुछ बोल रहे थे। प्रोफेसर ने के आँख में आंसू आ गए। तो बोले कि उन्होंने ऐसा बोला कि आप ये रख ही क्यों रहे हो, ये सेशन आपने रखा है क्यों, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो बच्चों को वो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको जो मेंटर कर रहा है, जैसे आप लोगों को मेंटर करते हो तो उनको मालूम होना चाहिए कि आप जो है वो गुरु हो उनके, आपकी सलाह लेके वो आगे बढ़ेंगे। तो ये बच्चों में बहुत प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने अपने बच्चों को कल्चर छुड़वा दिया। लोगों को कल्चर नहीं मालूम है। वो कबीर दास का दुआ है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कि कबीर दास कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं पहले गुरु को मान दूंगा क्योंकि गुरु ने बताया कि ये भगवान है। और हर आदमी के लाइफ में ना उसके मतलब मैं हमेशा कहीं पर स्पीच देता हूँ बच्चों को तो बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में ना आपके गुरु माँ बाप हैं, फिर आपके जो क्लास टीचर प्रोफेसर्स हैं, लेकिन एक गुरु आपकी बहन है। जब आप पढ़ाई करते हो रात में और वो आपको लाके चाय दे देती है, पानी दे देती है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना। और भाई बहन का रिलेशन ऐसा है कि हमने वो कल्चर को ख़त्म कर दिया है। नहीं तो भाइयों को लेट मालूम पड़ता है कि बहन क्या चीज़ है। वो भाई बहन का रिश्ता है, माँ और बेटे से भी बड़ा है। कि औरत की शादी भी हो जाए लेकिन उसके भाई पर कोई उंगली उठाएगा तो बुढ़ी हो जाएगी तब भी वो लड़ने को तैयार होती है। हाँ। अपने बेटे से ज़्यादा भाई को मानती है। हाँ, बिल्कुल। तो एक शायर ने कहा है ना कि किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, वो चेहरा चांद सा होगा भले ही शावला होगा। यानी कोई शावला लड़का है, आप उसको काला बोल दो, उसकी माँ लड़ पड़ेगी आपसे। हाँ। अपने बेटे की मतलब बुराई बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे ही बहनें होती हैं कि बहनें कैसी भी हों, उनको जाकर किसी तेरा भाई ऐसा था, वो लड़ पड़ेगी, उसका भाई उसके लिए हीरा है। हाँ। तो ये सब जो कल्चर था हमारा कि एक साथ घरों में रहना, एक मोबाइल पे जब एक फ़ोन पे जब बात करते थे तो पूरी फैमिली जुड़ी रहती थी। अभी अपने अपने मोबाइल हो गए, लोग अपनी अपनी दुनिया में हो गए। हमने जो भारत का फैमिली कल्चर, जॉइंट फैमिली कल्चर था, उसको ख़त्म किया। उसको ख़त्म होने से हमने फिर पश्चिम के लोगों का जो रूल्स था अपना लिया कि बच्चों को एक झापड़ भी नहीं मार सकते हैं। आज प्रोफेसर या टीचर बच्चों को नहीं मार सकता है, उस पर कंप्लेन हो जाता है। लेकिन आज इसलिए बच्चे बेबाक हो गए, उनको गुरु का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप हिंदू के हिसाब से वैदिक काल में चले जाएं, मुसलमानों के हिसाब से मदरसे में चले जाएं, दोनों जगह गुरु का आपको रिस्पेक्ट करना है और गुरु की पिटाई भी खानी है। वो पिटाई खाना और रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया, इसलिए बच्चे बेबाक हो गए हैं। हमने हमारा कल्चर छोड़ा है, गलती हमारी है, बच्चों की कुछ भी गलती नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत नज़दीक लेके जाती है जब एक क्रिकेटर को एक मेंटर कोच करता है, पर जब वही बच्चा बाहर निकलता है और उसको गाली देता है, अरे इतना टाइम खेलने को। नहीं, मैंने देखा है आचरेकर से जो सचिन तेंदुलकर के कोच थे, वो आज भी उनके जो पुराने क्रिकेटर हैं, अभी कुछ दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा के दिन उन लोगों ने जमा होकर उनको मतलब श्रद्धांजलि दी। और उस समय के जो लोग थे वो रिस्पेक्ट है, पैर पड़ना, जैसे एकनाथ सोलकर थे, उनके जो भी बच्चे थे, बच्चे पैर पड़ते थे और जाते थे। अब वो कल्चर क्रिकेट में भी ख़त्म हो गया है
क्योंकि सब जगह कमर्शियल हो गया है। पेरेंट्स सोचते हैं मैंने पैसा दिया तो मेरे बच्चे, पैसे से हर चीज़ नहीं आता है। सिखाने वाले के मन में आना चाहिए। सिखाने वाले के मन में आ गया तो अर्जुन बना देता है, और सिखाने वाले के मन में नहीं आया तो एकलव्य बना देता है, अंगूठा कटवा देता है। राइट। और इसी के साथ में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कि जो अभी अंडर 16 खेल रहे हैं, तो दे वांट टू बिकम अ स्टार। अभी वो जो चीज़ है उसको आगे लेके जाना, लाइक वो लोग क्या सोचते हैं कि हमें पैसा मिल गया, हम IPL खेल रहे हैं, बट उनको एंड गोल क्या, उनका एंड गोल क्या? नहीं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे कि T20, टेस्ट और वनडे, ये तीनों तीन अलग चीज है। टेस्ट मैच जो है टेक्निकल क्रिकेट है, तो अभी BCCI का रूल्स भी है। अभी ये वैभव सूर्यवंशी कैसे खेला आई डोंट नो, BCCI ने रूल्स चेंज किया है कि नहीं, कि अंडर 17 के बाद ही बच्चा T20 खेल सकता है। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जो सूर्यवंशी ने अंडर T20 खेला, अंडर 14 बच्चे ने। इसलिए मना किया गया था कि 17 साल तक बच्चे को टेक्निकल क्रिकेट आने दो। टेक्निकल क्रिकेट आने के बाद फिर वो वनडे क्रिकेट खेलता है। वनडे क्रिकेट खेलने के बाद फिर वो T20 खेलता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि हर किसी को T20 खेलना है, फास्ट क्रिकेट खेलना। उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारा टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ। क्योंकि उसको T20 टाइप खेलते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में था कि BCCI का मालूम नहीं मुझे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में ना मैं टीम, रणजी ट्रॉफी टीम भी मतलब 5 दिन खेलने वाली अलग, वनडे खेलने वाली अलग, दोनों टीम बनाए, ताकि उससे ना टेक्निकल क्रिकेट खेलने वाले को भी मौका मिले, और जो बोलते हैं ना T20 आग बंद करके मारने वाला गेम है, वो भी खेलने वाले को मौका मिले। बट ये है कि टेक्निकल क्रिकेट सीखा रहेगा, टेक्निकल क्रिकेट खेला रहेगा तो वो T20 खेल सकता है। राइट। बट वो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि बच्चे लोग जो है वो एक टेस्ट सीरीज खेल लिए, IPL खेल लिए, बट एट द एंड उनको पैसों से प्यार हो जाता है, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। उस पे आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? अभी कैसे हमारे यहाँ से भी बहुत 47-48 बच्चे NMPL खेले। अभी मुझे लगता है आयुष मात्रे इंडिया अंडर 19 का कैप्टन भी है। पहले हमारे यहाँ से खेला, फिर वो T20 मुंबई की लीग खेला, फिर IPL खेला, फिर उसके बाद अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये खुशी की बात है। लेकिन उसने डायरेक्ट T20 नहीं खेला, 17 के बाद खेला। ऐसी बहुत से है, सरफराज है, फिर मुशीर है, मैं नाम मतलब अभी सडन नाम नहीं याद आ रहा है। 47 बच्चे खेले हैं, एक से एक बच्चे हैं। बोलना ये चाह रहा हूँ कि बच्चों को ना टेक्निकल क्रिकेट जरूर खिलाना चाहिए, और पैसे के पीछे पहले बच्चों को नहीं भागना चाहिए। पहले इस्टेब्लिश्ड हो जाए, पैसा तो अपने आप होता है। सचिन इस्टेब्लिश्ड हुए, पैसे आ गए। सुनील गावस्कर इस्टेब्लिश्ड, पैसे है। क्रिकेट पैसा देता है, लेकिन घाई न करें हर फील्ड में। वही समझो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। जिसको बिजनेस में जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट की अच्छी पढ़ाई किया तो गुरु करता है, आदमी आगे जाता है। सिर्फ जो जल्दबाजी करते हैं, श्रद्धा और सबरी होनी चाहिए, हर धर्म में यही बताया। तो वही टॉपिक को पकड़ के मैं ये बोलना चाहूँगी हमारे ऑडियंस को कि शालम जी जो बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, कि पैसों के पीछे भागने से अच्छा है कि स्किल को डेवलप करो। पहले पैसे तो आएंगे ही, पर स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी स्किल कौन डेवलप करेगा? एक कोच डेवलप करेगा। आप एक अच्छे कोच के अंडर में प्रैक्टिस करो, तो फिर जो है वो आपका जो स्किल है टेक्निकल एंड देन टेस्ट सीरीज में आप बहुत अच्छा खेल पाओगे, और इसके बाद करियर में तो ग्रोथ होना ही है। इसके साथ हम हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं। शालम जी के साथ बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन रहा, थैंक यू सो मच। और ये कुछ एक नया सेगमेंट था, एक ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि हमने कभी क्रिकेट वर्ल्ड देखा नहीं है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपके साथ बैठ के हमें काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया शालम जी टू बी ऑन आवर पॉडकास्ट। आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। थैंक यू।